Okay, so today's topic is Colpit oscillator. Okay, Colpit Dolittle. सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऑसिलेटर का कंसेप्ट और उसका प्रिंसिपल समझा दिया था एंड उसमें मैंने आपसे कहा था एक टैंक सर्किट होता है जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर होता है और उसमें हमने Z1, Z2, Z3 तीन हमने एलिमेंट देखे थे और मैंने एक कंडीशन जो बारखाउजन क्राइटेरिया से हमको मिला था उससे ये पता चला था कि Z1, Z2 होंगे सेम टाइप के और Z3 होगा उनके ऑपोजिट टाइप का, यानी ये दोनों अगर कैपेसिटर है तो ये क्या होगा, इंडक्टर। तो कॉलपिट ऑसिलेटर वो होता है जिसमें हम Z1, Z2 को कैपेसिटर लेते हैं और Z3 को इंडक्टर लेते हैं और इन तीन से मिलकर बनता है हमारा टैंक सर्किट जिसमें ऑसिलेशंस जनरेट होते हैं। टैंक सर्किट में ऑसिलेशंस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। तो यहाँ पर ये देख C2 जो है वो Z2 का काम करेगा हमारा, C1 जो है वो Z1 का काम करेगा और जो L है वो Z3 का काम करेगा। C2 के अक्रॉस हम आउटपुट पोटेंशियल लेते हैं, ठीक है, C2 के अक्रॉस हमें आउटपुट पोटेंशियल मिलता है, C1 के अक्रॉस हमें फीडबैक पोटेंशियल मिलता है। ये आप Z1, Z2 वाले डायग्राम में जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि Z1 के अक्रॉस हम फीडबैक वोल्टेज लेते हैं और Z2 के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं, ओके। और Z3 हमारे पास, क्योंकि टैंक सर्किट में हमें कंपलसरी है कि हमें L और C दोनों होने चाहिए। अब Z1, Z2 सेम टाइप के हो गए इसलिए हमें Z3 को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे L हमारा है इंडक्टर जो कि ऑसिलेशन जनरेट करने के काम में आ रहा है। इसके अलावा ये तीनों एलिमेंट को, किसको, Z1, Z2, Z3 को हमने एम्पलीफायर के साथ जोड़ा था। आपको ध्यान हो तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर के अंदर ये चीज बताई थी। तो ये होता है हमारा, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डायग्राम है वो हमारा बेसिकली एम्पलीफायर है। ये हमारा एम्पलीफायर है और ये हमारा टैंक सर्किट है जो ऑसिलेशंस जनरेट करता है। तो एम्पलीफायर में हमारे पास क्या होगा, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर होगा। तो ये आपको ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है और कॉमन इमिटर में है, तो यहाँ पर ये बेस टर्मिनल हो गया, ये कलेक्टर हो गया और ये हमारे पास इमिटर टर्मिनल हो गया। इमिटर इसमें ग्राउंड होता है तो दिस इज ग्राउंड, है ना, ये इमिटर टर्मिनल हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। एक एक एलिमेंट का वर्किंग देख लीजिए, R1, R2, RE और CE, ये चारों मिलके क्या काम करते हैं, बायसिंग, प्रॉपर बायसिंग। मैंने ट्रांजिस्टर के अंदर सेल्फ बायस और फिक्स्ड बायस करके दो टॉपिक का वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप सेल्फ बायसिंग वाला देखिएगा। उसमें आपको R1, R2 और RE किस तरह से सर्किट को प्रॉपर बायसिंग देते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो R1, R2, RE का काम। एंड CE मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि ये ऑप्शनल होता है, ये कई बार कई डायग्राम में आपको मिलेगा, कई जगह मतलब कई बुक्स में ये कॉलपिट ऑसिलेटर में आपको CE मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा, तो दिस इज ऑप्शनल, ये वैसे बाईपास के लिए काम में आता है। CB यहाँ पर ब्लॉकिंग कैपेसिटर होता है जो कि इनपुट से हम जो सिग्नल देते हैं उसमें से अनवांटेड सिग्नल को हटा देता है और वांटेड सिग्नल को जाने देता है। यू कैन से DC को रोक लेता है, AC को जाने देता है। यहाँ पर ये जो LC है दिस इज रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक, यानी कि जो यहाँ पर VCC है इससे जो सिग्नल आ रहा है ये उसमें AC को ब्लॉक करता है और DC को जाने देता है। अब इसका कारण क्या है, बेसिकली हमारे पास जो टैंक सर्किट होता है उसमें ऑसिलेशंस जनरेट करने के लिए शुरुआत में कैपेसिटर को चार्ज होना पड़ेगा। ये मैंने टैंक सर्किट के बारे में टैंक सर्किट वाले लेक्चर में आपको बता रखा है कि शुरुआत में हम कैपेसिटर को कहीं से चार्ज करके फिर लगाते हैं, फिर वो डिस्चार्ज होता है तो उसके थ्रू करंट L में जाती है, फिर L से वापस वो कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, इस तरह से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमेशा DC सिग्नल की जरूरत पड़ती है क्योंकि AC करंट से कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है, इसलिए शुरुआत में हमें DC की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने यहाँ पे L लगाया है ताकि ये AC को रोक ले और DC को जाने दे और वो DC जाके कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर C1, C2 को चार्ज कर देंगे और वंस दे आर चार्ज टैंक सर्किट में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली दो पार्ट है, एक एम्पलीफायर और यहाँ पे हमारा टैंक सर्किट है, ओके। सो एम्पलीफायर कुछ नहीं, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्मल ट्रांजिस्टर की तरह है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये वाला सर्किट देखिए, ये L हो गया, ये C2 हो गया और ये C1 हो गया। आप जानते हैं कि C2 जो है, क्योंकि उस पे हम आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे और आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो किस किस टर्मिनल के बीच में मापा जाता है। अगर हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज हमें C और E के बीच में मिलता है, तो ये हमारा E टर्मिनल होता है जिसे हम ग्राउंड कहते हैं।
ठीक है। तो C और E के बीच में होगा, तो C2 देख लो आप, C2 किस किस के बीच में कनेक्ट है, C और यहां से ये E से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली आउटपुट टर्मिनल C और E हुए, तो उन दोनों के बीच में हम C2 लगा देते हैं। C1 जो होता है उस पे क्या होता है, फीडबैक वोल्टेज होता है, इसलिए उसका एक सिरा तो आउटपुट के साथ कनेक्टेड यानी C2 के साथ, और दूसरा टर्मिनल उसका कहाँ पे जा रहा है, इनपुट पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो फीडबैक वोल्टेज कहाँ भेजना है, इनपुट पे भेजना है, और L यहाँ पर कनेक्टेड एज यूजुअल है। और ये HIE, HRVCE, HFEIB और HOE, ये H पैरामीटर के टर्म्स में ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट है। जो कैसे बनाते हैं ये मैंने डिटेल से लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, आप ट्रांजिस्टर वाले में देख सकते हैं। ओके, GMVBE ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल में आपको मिलेगा। अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम यहां बनाया हुआ है। HRE और VCE की वैल्यू बाकी टर्म्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम इसको हटा के 0 मान लेते हैं। उसी तरह से HOE की वैल्यू भी नेग्लिजिबल होती है, तो हम इसे भी 0 मान लेते हैं। रिमेनिंग टर्म का डायग्राम जो है सिंप्लीफाइड, वो हम यहाँ पर बनाते हैं। सो ये डायग्राम कैसे बनाया है सिंप्लीफाइड करके, वो मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ लॉ लगाने के लिए हमें सिंप्लीफाइड सर्किट पता होना चाहिए। सो देखना मैं कैसे बना रही हूँ इसको, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स है जो हम डिसाइड कर लेते हैं। सपोज ये हमारा यहाँ पे ग्राउंड होता है, देखो क्योंकि ये इमीटर होता है, कॉमन इमीटर होता है ना, तो वो यहाँ पे ग्राउंड होता है, तो इस पॉइंट को हम G नाम दे देते हैं, G मतलब ग्राउंड, ठीक है। तो ये G है, तो यहाँ पर ये भी G होगा, क्योंकि ये पार्ट हट चुका है, इसको हमने हटा दिया, तो दिस इज प्लेन वायर, ये प्लेन वायर बन चुका है, तो G पॉइंट यहाँ पर भी शिफ्ट हो जाएगा। सपोज दिस इज पॉइंट B, तो ये भी B हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। दिस इज A, इसको भी हमने हटा दिया है, तो यहाँ पर A आ जाएगा और यहाँ पर A आ जाएगा। ये G है, तो यहाँ पर G मिलेगा और यहाँ पर भी G मिलेगा, यहाँ पर भी G मिलेगा, यहाँ पर भी A मिलेगा। तो इस डायग्राम के अंदर आई एम डूइंग द सेम नोमेनक्लेचर। देखो ये पॉइंट आपको A दिया हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो A, ठीक है। ये सपोज करो B है, तो ये भी B हो गया, और ये भी हमारे पास B है। ये सपोज करो G है, तो यहाँ पर भी G आपको गिवन है। अब आप इन दोनों सर्किट में वो देखिए सिमिलैरिटी, एक एक करके चलते हैं। HIE को देखो किस किस के बीच में है, B और G के बीच में है। अब गिवन डायग्राम में देखो HIE ये रहा, किस किस के बीच में है, G और B के बीच में, करेक्ट है, ठीक है। अब आप देखो कौन सा है, GMVBE, GMVBE किस किस के बीच में है, A और G के बीच में है। तो GMVB देखो कहाँ पर है, A और G के बीच में है, बिल्कुल करेक्ट है, GMVB भी सही है। अब C2 देखो, C2 किस किस के बीच में है, A और G के बीच में है, तो यहाँ से C2 देख लेते हैं, ये रहा C2, इधर A है इधर G है, बिल्कुल C2 भी सही जगह है। अब C1 को देखो, ये G है ये B है, ठीक है। तो C1 को देखो, ये G रहा और ये B रहा, C1 इनके बीच में हो गया, और L बना, L बचा हमारा सिर्फ, L किस किस के बीच में है, A और B के बीच में है, तो यहाँ पर L किस किस के बीच में हो गया, A और B के बीच में, मतलब सारे इस डायग्राम के हिसाब से कनेक्ट कर रखे हैं अपने। और सिंप्लीफाई करके इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं। चलो तो यहाँ पर बनाते हैं, दिस इज A, दिस इज A, ये हमारा G हो गया, ये भी G हो जाएगा, ये भी G हो जाएगा, और ये भी हो गया। अब देखना GMVBE किस किस के बीच में है, A और G के बीच में, तो ये रहा GMVBE, इधर A आ गया इधर G आ गया, ठीक है। C2 किस किस के बीच में है, A और G के बीच में, C2 किस किस के बीच में है, देखो A और G के बीच में। C1 है B और G के बीच में, ये देखो इधर B आ गया, ये G आ गया, और ये C1 हो गया। HIE B और G के बीच में है, ये B हो गया, ये G हो गया, HIE B। L है A और B के बीच में, L है A और B के बीच में, तो सारे टर्म्स हमारे पास कनेक्टेड है, यानी कि ये वाला डायग्राम ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है। सो नाउ आई एम रिमूविंग अगेन, मैं अब हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे इसी डायग्राम को आगे लेके चलना है किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट देखो हमारा टास्क क्या होगा। अब हम करंट देखते हैं। देखो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखो एक बार, है ना। GMVBE का एरो नीचे की तरफ है, यानी इससे जो करंट निकलेगी वो नीचे जाएगी, राइट। पर क्योंकि ये जो करंट का सोर्स है ये तो आउटपुट लूप में लगा हुआ है, बिकॉज इनपुट लूप हमारा ये होता है, इधर वाला आउटपुट होता है, तो इनपुट से करंट ऐसे एंटर करती है और आउटपुट से करंट ऐसे निकलनी चाहिए, जबकि GMVBE तो जिस तरह से लगा हुआ है उस हिसाब से तो करंट अंदर आएगी। इसलिए क्योंकि आउटपुट करंट हमारी बाहर जाती है, तो हम जो करंट लेंगे वो GMVBE की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में लेंगे, ओके। इसी कारण से ये GMVBE का एरो देखो इधर बना हुआ है,
तो हम इससे निकलने वाली करंट को उधर ना लेके पीछे की तरफ लेंगे, क्योंकि ये करंट सोर्स आउटपुट लूप में है और आउटपुट लूप में करंट बाहर की तरफ हमारे पास निकलनी चाहिए। सो आई होप इट इज क्लियर। इसलिए हम सपोज करो यहां से करंट निकलती है I1 जो कि इस सोर्स से निकली है बेसिकली, बाद में हम I1 की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस GMVB। क्यों, अगर GMVB होती तो ये करंट इधर जाती, हम माइनस GMVB ले रहे हैं इसलिए पीछे की तरफ ले रहे हैं, तो हम I1 की यही वैल्यू लेंगे। चलो I1 गई ए पॉइंट पर, वो दो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगी, नीचे देखो I2 निकल गई तो I1 माइनस I2 इधर चले जाएगा। अब I2 आगे बढ़ा तो I2 L में से तो गुजर जाएगा, उसके बाद देखो I2 भी दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, I3 अगर नीचे चला गया तो रिमेनिंग पार्ट जो C1 में से गुजरेगा वो कितना होगा, I2 माइनस I3। बस अब आपको इतना ही ध्यान रखना था। अब क्या करना है आपको, देखो पॉइंट ए और जी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पॉइंट ए है और ये जी का यहाँ पे है, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का, सपोज दिस इज V1 एंड दिस इज V2, तो वी नो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 होगा, क्योंकि ए पॉइंट है, जी पॉइंट है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो हम वो पोटेंशियल इक्वल करते हैं। तो लेट मी डू सम इरेजिंग ताकि थोड़ा अच्छा दिखे हमारा। ओके, सो ए और जी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखो, C2 में से करंट कितनी जा रही है, I1 माइनस I2, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे लेते हैं, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस C2 का कितना होगा, 1 अपॉन j ओमेगा C2, यही कैपेसिटर का रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, इम्पीडेंस हमारे पास ये हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर A है और यहाँ पर G है, इसके अक्रॉस लेते हैं, तो इसमें करंट कितनी जा रही है, I2, किस में से गुजरी, L में से, तो I2 इंटू जे ओमेगा L, क्योंकि L का रेजिस्टेंस j ओमेगा L होता है। अब आगे गई, ये I2 जो है वो किस में से होकर गुजर रही है, देखो C1 यहाँ पे कनेक्टेड है और HIE यहाँ पे कनेक्टेड है, तो C1 और HIE को हटा के उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि I2 करंट टोटल किस में से गुजर रही है, C1 और HIE के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। सो C1 और HIE का मिला के जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस होगा वो कितना होगा, या रेजिस्टेंस कुछ भी कह लीजिए आप, वो होगा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, प्लस कितनी करंट जाएगी इसमें से, हमारे पास I2 जाएगी और वो किस में से जाएगी, देखो HIE इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा C1 अपॉन HIE प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C1। सो आई होप ये वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे कि जब पैरेलल में दो रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लेते हैं वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, ठीक है, पैरेलल में होता है, तो अपन दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही लेते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इसको पूरा सॉल्व करके जब I2 की वैल्यू निकालते हैं, तो दैट कैलकुलेशन पार्ट आई एम नॉट डूइंग, दैट यू कैन वेरीफाई इन बुक में आपको पूरा कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, सो आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके I2 के सारे टर्म को, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, सबको एक साइड लेके I2 कॉमन लेना है, और अगर I2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको I2 की वैल्यू मिलेगी कुछ इस तरह से, जो आप बुक में देख सकते हैं, CBH बुक में स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशन की हुई है। सो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर L C2, देन आपके पास आ जाएगा प्लस जे ओमेगा C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर L C1 C2 टाइम्स HIE एंड I1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो ये आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके I2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद देखो हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे सेम टाइप का जो हमने अभी भी यहाँ पर अप्लाई किया है, पोटेंशियल वाला कंपेयर किया है, सेम। अब देखो ये दिस इज पॉइंट G और ये भी पॉइंट B है और ये भी पॉइंट G है, यानी इस C1 के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सारा का सारा HIE के भी अक्रॉस होगा। अब C1 में से करंट कितनी जा रही है, C1 में से जा रही है I2 माइनस I3 और HIE में से कितनी जा रही है, I3, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दो, तो C1 के अक्रॉस कितना जा रहा था, I2 माइनस I3, ये तो C1 में से गुजर रही थी, ठीक है, और HIE में से कितनी गुजरी थी, I3, तो यहां से सॉल्व करके अगर हम I3 की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, j ओमेगा C1 HIE टाइम्स I2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। देखो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था ये वाला डायग्राम में,
वी नॉट हमें कहाँ मिलता है, C2 के सिरों पर। तो हमारा जो गिवन डायग्राम है उसमें एक बार देखो C2 के सिरों पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा। तो C2 में से करंट कितनी जा रही है, I1 माइनस I2, और C2 का रेजिस्टेंस हमें पता ही है। तो C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, उसमें से जाने वाली करंट और उसका रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस, जो भी कहना चाहें आप। तो I1 अपॉन जे ओमेगा C2 साथ में हो जाएगा 1 माइनस I2 अपॉन I1। आई हैव टेकन कॉमन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास V नॉट हो चुका है, राइट। I1 की वैल्यू मैंने बता ही दिया आपको, डायग्राम बनाते वक्त बताया था, माइनस GM VBE लेंगे, राइट। जो गेन होता है हमारे पास, सॉरी I1 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। सो V नॉट हमारे पास कितना मिल जाएगा, सो V नॉट की वैल्यू, अच्छा रखने की जरूरत नहीं है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गेन निकालते हैं। गेन क्या होता है हमारे पास, V नॉट अपॉन VBE, राइट। सो वी हैव टू पुट, चलो ये I1 की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो V नॉट कितना आ जाएगा, V नॉट आ जाएगा माइनस GM VBE अपॉन जे ओमेगा C2 1 माइनस I2 अपॉन I1। गेन जो होता है वो होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, और कॉमन इमीटर में इनपुट वोल्टेज कितना होता है, VBE। तो इस VBE को उठा के इसके नीचे ले आओ तो कितना मिलेगा, माइनस GM अपॉन जे ओमेगा C2 1 माइनस I2 अपॉन I1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ए आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, बीटा निकालना, तो उसके लिए VF चाहिए पहले। VF फीडबैक वोल्टेज किसके सिरों पर मेजर करते हैं, तो बहुत शुरू में मैंने बताया था C1 के सिरों पर जो वोल्टेज होता है वो फीडबैक वोल्टेज होता है। तो हमारे डायग्राम में एक बार देख लो, ये रहा C1, तो C1 के सिरों पर पोटेंशियल वही होगा जो HIE के सिरों पर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दोनों के सिरों पर पोटेंशियल सेम होगा। तो C1 के सिरों पर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, HIE के सिरों पर निकालेंगे, और HIE में से करंट कितनी जा रही है, I3। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी HIE इंटू I3, राइट। VF हमारे पास ये आ चुका है। सो वी नो कि VF का फॉर्मूला कितना होता है, बीटा टाइम्स V नॉट होता है। तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, VF अपॉन V नॉट, और VF हमने निकाला है HFE इंटू I3, और नीचे कितना है, V नॉट। V नॉट में कहां से पुट करूंगी, देखो इक्वेशन नंबर 3 से, ये वैल्यू आई एम पुटिंग, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, V नॉट की वैल्यू है ना। सो V नॉट की वैल्यू आई एम पुटिंग, तो कितना आ जाएगा, I1 अपॉन जे ओमेगा C2 1 माइनस I2 अपॉन I1, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास VF की आ चुकी है। तो VF की वैल्यू हमारे पास आने के बाद हम इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 4 में आपके पास क्या है, A, इक्वेशन 5 में आपके पास क्या है, बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 5 करने से हमें क्या मिल जाएगा, ए बीटा। तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक में ऊपर आएगा और एक में नीचे आएगा। सो ए बीटा हमें मिलेगा माइनस GM HIE I3 अपॉन I1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ए बीटा हमें मिल चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, I3 अपॉन I1 की वैल्यू पुट करनी है। तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस GM HIE। अब देखो I3 की वैल्यू मैं कहां से पुट कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 2, ये रही I3 की वैल्यू, क्या है, I2 अपॉन 1 प्लस समथिंग समथिंग। तो ये तो इतना रख दिया अलग से, और I3 की वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना मिलेगा अपन को, I2 अपॉन, और वो वैल्यू कितनी है, 1 प्लस जे ओमेगा C1 HIE। ये I3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। इसमें हमें क्या करना है, माइनस GM HIE अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा C1 HIE, और ये I2 और I1 को अलग से लिख लो, I2 बाय I1। अब हमें I2 बाय I1 का रेशो चाहिए, वो देखो एक बार इक्वेशन 1 देखो, इस I1 को उठा के अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पे रख दें, तो हमें ये जो भी पार्ट मिला है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, I2 अपॉन I1, और ये रेशो हमें यहाँ पर पुट करना है। तो हम इक्वेशन 1 से ये रेशो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, आप रख के देख लेना, आपके पास फाइनली ये आंसर आना चाहिए कैंसिल आउट होने के बाद टर्म्स, that you can, calculation वाला part you can do I think on your own, because it is not difficult at all। बस थोड़ा सा लेंदी है, that is why I am not doing, but अगर ये difficult होता तो definitely मैं खुद करवा देती, but at least थोड़ा पार्ट आपको खुद को करना चाहिए I think। so physics I am telling you, mathematics part I am leaving up to you। so a beta part, a beta हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। now
बारखाउजन क्राइटेरिया क्या था कि ए बीटा की वैल्यू में जेओटा नहीं होना चाहिए, तो जे वाला टर्म जीरो करेंगे, तो इसको क्या करेंगे जीरो, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है यहाँ पे जेओटा लगा हुआ है, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम यहाँ पर फ्रॉम अकॉर्डिंग टू बारखाउजन क्राइटेरिया C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर L C1 C2 विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन L C1 C2, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/LC। सो जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट अपॉन 1/LC। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फिर अनुनादी आवर्ती। यहां पर ध्यान रखिएगा C जो है, यहां पर हमने C की वैल्यू किसकी जगह पुट करी है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हमने C की वैल्यू मान ली है, ठीक है, जो कि C1 C2 के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। सो ए बीटा हमारा क्या हो जाएगा, ए बीटा की वैल्यू के अंदर ये पार्ट हमने जीरो कर दिया, तो बचा कितना, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, तो माइनस GMHIE अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2। अभी इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमें अभी थोड़ी देर पहले मिली है, ये रही, ठीक है, ये वैल्यू हम पुटिंग हियर C1 प्लस C2 अपॉन L C1 C2, ये तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, साथ में क्या है LC2, तो LC2, तो देखो L से L कैंसिल आउट, C2 से C2 कैंसिल आउट, और C1 LCM लोगे, अगर ये C1 LCM लेते हो यहाँ पे, तो इधर क्या मिल जाएगा C1 माइनस C1 प्लस C2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का GMHIE अपॉन माइनस का C2/C1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी कुछ इस तरह से C2/C1। अब देखो ऑसिलेटर की कंडीशन क्या होती है, ऑसिलेटर की कंडीशन होती है कि ए बीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, लेकिन ऑसिलेशन शुरू करने के लिए शुरुआत में हमें इनपुट सिग्नल देना ही पड़ेगा, तो शुरुआत में हमें इनपुट सिग्नल देना पड़ेगा, इसलिए ए बीटा की वैल्यू शुरुआत में ओनली शुरू करने के लिए ग्रेटर देन 1 रखी जाती है, बाद में इनपुट सिग्नल हटा लिया जाता है, क्योंकि आउटपुट से फीडबैक मिलता रहता है इनपुट को, तो बाद में ये कंडीशन सस्टेन कर देता है, तो शुरुआत में ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और बाद में ये, इसलिए कंबाइंड ऑसिलेटर के लिए जो कंडीशन लिखी जाती है बारखाउजन की, वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है। सो ए बीटा की वैल्यू ये रही, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो GMHIE की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगी, C2/C1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू मैंने ट्रांजिस्टर के अंदर आपको डेरिवेशन करवा रखा है, GMHIE की वैल्यू आती है HFE के इक्वल, सो ये ग्रेटर देन हो जाएगा C2/C1। सो कॉलपिट ऑसिलेटर के लिए कंडीशन ऑसिलेशन सस्टेन करने के लिए आपके पास ये है। सो एग्जाम में आपके पास डेफिनेटली इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास 7 मार्क्स या 8 मार्क्स या 10 मार्क्स का आएगा, और वो आपसे ये पूछेगा कि कॉलपिट ऑसिलेटर के लिए प्रूफ कीजिए कि कंडीशन होती है ऑसिलेशन सस्टेन करने के लिए HFE is greater than equal to C2/C1. So that's how you can do it, and calculation wala part you can verify from the book. So that's it guys. Thank you.